नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश, प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाले हमारे खास कार्यक्रम बिग डिबेट में। आज हम आपको बात करेंगे अग्निपथ योजना और उसके विरोध के चलते हुए भारत बंद की। एक ऐसा मुद्दा जिसका आम आदमी से जन सरोकार है, जिसने इस समय पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। सरकार की तमाम समझाइश के बाद भी बात नहीं बन पा रही है। बात बढ़ती जा रही है। बिना किसी ऐलान के, बिना किसी प्लान के भारत बंद हो गया। अग्निवीर को लेकर आक्रोश जिस तरह से व्यक्त हो रहा है, वो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। इन सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ होंगे। मैं उन मेहमानों को आपसे परिचय कराऊं और हम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें। उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कुछ जुल्म और सितम सहने की आदत है हमको। कुछ ये है कि दरबार में सुनवाई भी कम है। सरकार की तमाम समझाइशों के बाद भी देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का आक्रोश जिस तरह से सड़कों पर आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही लग रहा है कि सरकार समझाइश के साथ सिर्फ अपनी बात कह रही है। आक्रोशित युवाओं की सुनवाई किसी भी दरबार में नहीं हो रही है। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विरोध की स्वर गूंज रहे हैं। सबसे अधिक हंगामा उन इलाकों में हो रहा है जहां से फौज में जाने वालों की संख्या अधिक होती है। सरकार ने सेना को आगे कर दिया है। तीनों सेनाओं की मुखिया इस योजना की खूबियां गिना रही है। साथ ही उन्मादी युवाओं को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। दाग लगा तो भविष्य दांव पर रख जाएगा। इसके बाद भी भारत बंद हो जाता है। कोई प्लान नहीं करता, कोई ऐलान भी नहीं करता, लेकिन पुलिस के पहरे में सन्नाटा पसर जाता है। इसलिए तमाम संदेहों के साथ सवाल भी उठता है कि जिन सूबों में विरोधी दलों की सरकारें हैं, वहां अलग पैमाना गढ़ा जा रहा है। युवाओं की चिंता में सूबे की सरकार के सुर मिल रही है। एक अलग तरह का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। और नौजवान बेरोजगार ने 10-12 लाख रुपए मिल भी जाए 4 साल बाद, क्या करेगा? एक शादी करेगा, पार्टी देगा तो वही खत्म। 10-12 लाख होता क्या है? उसके बाद अपने परिवार कैसे चलाएगा? और फिर सेना में जाने के बाद उसकी मानसिकता क्या होती है? सेना में 2 ही चीज बताई जाती है, या तो तुम्हारा दुश्मन है या दोस्त है। ये बात तय है कि सरकार अब बैकफुट पर जाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए तमाम तरीकों से मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आगे करना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जिन सूबों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दे दी गई है। इसलिए युवा आक्रोश से प्रभावित जिलों में एसपी और अन्य आला अफसर स्थिति स्पष्ट कर रही है। मध्य प्रदेश में सरकार खुद कह रही है कि इस मामले पर सब कुछ साफ हो गया है। सारे मुद्दे स्पष्ट हो चुके हैं। पूरी तरह से मध्य प्रदेश में शांति है। ये जो ईडी के थाने में जो शीशा लेदर हो रही थी ना, उसमें अपने वीर को बचाने के लिए प्रियंका जी ने अग्निवीर का सहारा लिया है। एक भारतीय सेना को सशक्त और मजबूत करने का एक जो प्रयास था, उस पर युवाओं को भटकाने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अग्निपथ योजना पर सियासी मुलम्मा चढ़ गया है। बात विरोध की हो अथवा समर्थन की, दोनों तरफ सियासत हो रही है। इसलिए बिना ऐलान के बंद होता है तो साजिश का शक होता है। अभी भी सरकार युवाओं को समझाइश देने और सियासतदारों से निपटने का अंदाज अलग कर ले तो सब ठीक हो सकता है। अजय त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं भोपाल के पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक संजर जी, साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम रायपुर से हैं, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड कर्नल JS सोडी साहब। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडी साहब से। सोडी साहब, ये बताएं कि जो ये पूरा घटनाक्रम है, ये पूरी योजना है, ये पहले से बनाई गई थी कि
हाल में ही इसको योजना को लिया गया था, आखिर हंगामा क्यों हो रहा है इस पूरी योजना को लेकर? विस्तार से थोड़ा सा बताएं। जय हिंद अमित जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। ये जो अग्निपथ योजना है, ये 1989 से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कारगिल युद्ध के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी ये सुझाव दिया था कि जो हमारे सेना के जो जवान हैं उनकी एज प्रोफाइल कम की जाए। पिछले 2 साल में काफी इस पे काम चला और उसके बाद ही सेना ने पॉलिटिकल लीडरशिप को ये प्रपोजल भेजा और स्वीकार हुआ और 14 जून को इसका ऐलान हुआ। ये जो अग्निपथ योजना है, ये एक बहुत बड़ी योजना है और ये हमारे 75 साल की आजादी में ये सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। सबसे बड़ा रक्षा सुधार इसलिए है क्योंकि इस सुधार से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हर सैनिक, सीमैन और सेलर और एयरमैन पे प्रभाव पड़ेगा। इस योजना से जवान की एज प्रोफाइल कम होगी और तकरीबन सालाना 50,000 करोड़ की बचत होगी पेंशन बिल से, जो कि सेना की आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी खरीदने के काम आएगा। इस योजना से 3 प्रमुख फायदे हैं। एक है देश हित, जो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा है युवा हित और तीसरा है सामाजिक हित। अब मैं युवा हित पे आऊंगा। युवा के लिए ये योजना इसलिए अच्छी है क्योंकि एक कम आयु में 17.5-18 साल की आयु में युवा को मौका मिलेगा देश की सेवा करने का, फौज में नौकरी करने का। उसमें से 25% जो अग्निवीर हैं उनको रिटेन किया जाएगा। मैंने रिजेक्ट वर्ड इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि सारे सिलेक्ट होके आए हैं। फौज की रिक्वायरमेंट है कि कम होने चाहिए जवान एज प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए, इसलिए 25% को रिटेन किया जाएगा। बाकी के जो 75% अग्निवीर हैं उनको जगह जगह पे अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्ब किया जाएगा। कुछ अग्निवीर होंगे 4 साल की सेवा के बाद कहीं पे नौकरी नहीं करना चाहेंगे, तो क्योंकि हर अग्निवीर को तकरीबन 12 लाख रुपया मिलेगा सेवा निधि की तौर पे, वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है सामाजिक हित। सामाजिक हित इसलिए इससे इस योजना का फायदा होगा। मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मैं हूं कोर ऑफ इंजीनियर्स बॉम्बे सैपर्स की रेजिमेंट का। मेरी रेजिमेंट में 37% सरदार ट्रुप्स हैं, 37% हिंदू यानी महाराष्ट्रियन जवान हैं, 18% मुस्लिम ट्रुप्स हैं और 8% अदर इंडियन कम्युनिटीज हैं। मेरी रेजिमेंट में सर्वधर्म स्थल है, एक छत के नीचे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है। हर मंगलवार शाम को हम सारे ऑफिसर, जेसीओ जवान को मंदिर में जाना पड़ता है आरती के लिए मंगलवार को, फ्राइडे को नमाज के लिए और संडे को शब्द गुरबानी के लिए। आज मेरे को 9 साल से ज्यादा हो गया फौज से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हुए। आज भी मैं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के सामने से गुजरता हूं तो मेरी आंखें इज्जत के साथ अपने आप नीचे झुक जाती हैं। तो जब ये योजना पूरी रोल आउट होगी और 1 साल में 1.25 लाख के करीब अग्निवीर भर्ती होगा और जब ये अग्निवीर 4 साल के बाद ये समाज में जाएगा, आप देखिए कि समाज में कितना बेहतरीन नागरिक आएगा हमारे। सोढी साहब, आपने बहुत अच्छे से पूरी योजना को बताया, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से उपद्रवियों ने जो हंगामा किया है, तो ये पूछना चाहेंगे कि अब मैं बीजेपी के जो हमारे पूर्व सांसद हैं इनसे पूछना चाहेंगे कि भाई केंद्र सरकार आखिर क्यों फेल हो रही है इतनी अच्छी योजना को बताने में, आखिर कमी कहाँ रह रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो बात याद दिलाना चाहता हूँ जब उन्होंने कहा था कि कोई भी सेना का जवान हमको दिख जाए उसको सैल्यूट करना, तो सबसे पहले मैं सोढी साहब को भी सैल्यूट करता हूँ। निश्चित रूप से रक्षा तंत्र, देश की रक्षा तंत्र का एक विकास निर्माण हो रहा है, तो मुझे लगता है कि युवाओं को भ्रमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपक्ष का रोल अपनाइए, विपक्ष में अपनी भूमिका अपनाइए, लेकिन युवाओं को दिग्भ्रमित मत करिए, अपने स्वार्थ के लिए देश का नुकसान न करिए। आज इस योजना को यदि सोढी जी बता रहे हैं, एक कर्नल, रिटायर्ड कर्नल बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि पूरा अध्ययन किया है, चिंतन किया है, उसके बाद उन्होंने सरकार को दिया है इसको पालन करने के लिए, तो इसमें राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक सरकार अच्छा काम कर लेगी तो निश्चित रूप से विपक्ष को लगेगा कि अगली बार हमको नुकसान होगा। तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि युवाओं को उन्होंने भ्रमित कर दिया। और ये बात भी सही है कि अभी देश में जो चल रहा है, जहां पर ईडी वाली बात जो अभी हमारे नेता ने कही कि कहीं ना कहीं उससे लोगों को भटकाने का काम कांग्रेस लोग कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूं,
लेकिन सरकार के अच्छे कामों में यदि हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी ने भी इनको सीखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भी विदेश भेजा था और उन्होंने वहां जाकर एक बात कही थी कि मैं अपने दल का झंडा भारत में रख के आया हूं, तिरंगा लेके आया हूं, मेरे देश की प्रधानमंत्री कोई बुराई नहीं करेगा। इस भाव के साथ काम करने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही है संजय साहब, लेकिन अब जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा कि ये बताएं कि इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है आप उसको किस नजर से देखते हैं? जो आपके छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने सुना इसको, तो आपको लगता है कि ऐसे मौके पर ये जरूरी था? देखिए, पूरी घटनाक्रम पे अगर मैं देखता हूँ तो एक बात साफ नजर आती है कि केंद्र सरकार कई ऐसे फैसले लिए हैं, पहले फैसले लेते हैं, बाद में विचार करते हैं, चाहे वो कृषि का मामला हो, जीएसटी का हो, सीएए का हो। मुझे लगता है कि ये भी वही है। रही बात, मुझे एक बात समझ में आई कि ये जो नई योजना है अग्निपथ, ये हम अपनी रक्षा बजट को कम करने के लिए बनाया गया है या फिर सेना को मजबूत करने के लिए, ये मुझे समझना। मैं तो कोई सेना का बैकग्राउंड तो हूँ नहीं, पर 17 साल के अगर ज्वाइन करता है लड़का और 21 साल में रिटायर हो जाता है 4 साल में, तो फिर वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये तो देश में जो हालात है, बेरोजगारी का सबसे बड़ी समस्या है देश में, अगर है सबसे बड़ी समस्या है। और 3 साल में कोविड के कारण अरे कई ऐसे हजारों लाखों युवक जो जिनकी मेडिकल टेस्ट हो गया है, रिटर्न टेस्ट हो गया है और भी टेस्ट हो गए हैं, पर उनको नौकरी के जो ऑफर आना लेटर आने वो इंतजार करते करते ओवरेज हो गए। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि पूरी घटना में भारत सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि देश में बेरोजगारी के कारण नई पीढ़ी में, नौजवानों में क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है, इसको अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो आपने बिल्कुल इस तरह से ये जो फ्लेयर अप हुआ है पूरा घोषणा के बाद, आखिर रूलिंग पार्टी या भारत सरकार की तरफ से कहा जाता है ये कुछ लोग भड़का। पहले तो नौजवान यूपी और बिहार की स्थिति को आप देखिए, पहले भी रेलवे को लेके हुआ है, तो ऐसा कोई है नहीं कि भाई पहली बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो जो वहाँ के नौजवानों में जो आक्रोश है उसको ध्यान में रख करके भी कहीं ना कहीं इसको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। नहीं तो ये युवा ऐसी स्थिति है कि अगर ये पूरे देश में फैल गया तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। क्योंकि अगर बिल्कुल आपने जो सवाल उठाए जरूर उसका जवाब हम दिलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहता है कि ये विरोधी दल इसको हवा दे रहे हैं। हवा क्या दे रहे हैं? आपने इतना ऐसा फैसला किया कि देश में युवाओं में आक्रोश है, उसको कौन क्या करेगा, विरोधी दल हो या क्या हो। पर विरोधी दल होने के नाते नैतिक समर्थन तो देना विरोधी दल का काम ही है। अरविंद जी बिल्कुल ठीक है, इसका सवाल जरूर आना चाहिए, सामने आना चाहिए। आलोक जी, इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास कि किस वस्तुतः आदरणीय हमारे नेताम जी ने अपना ही प्रश्न खड़ा करा और प्रश्न में भी उन्होंने उत्तर भी दे दिया, इसलिए उस प्रश्न को दोबारा अपने आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो आपको उसमें जवाब भी मिलेगा। उन्होंने कहा बेरोजगार हैं और उनके रोजगार की चिंता कौन करेगा, तो बेरोजगारों के रोजगार की चिंता तो हो ही रही है। अभी तक बेरोजगार की ये स्थिति, यदि आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यदि किसी युवा के हाथ में हथियार आएगा तो अपराध करेगा, तो फिर तो भैया सेना में कोई जाएगा ही नहीं इस तरह से कि मैं अपराध करूंगा। अपराध नहीं करेगा, देश की रक्षा के लिए। मैं कहता हूं कि कोई यदि सैनिक जब शहीद हो जाता है और तिरंगे पे लपट कर आता है तो जिस बहुत कठोर हृदय का भी होता है उसकी आंखें गीली हो जाती हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करना, राष्ट्र से जोड़ना, यदि इस काम को भी यदि आप लोग गलत मानते हो, उसको गलत दिशा में ले जाना चाहते हो, तो मुझे लगता है इसमें पूरी राजनीति दिखाई दे रही है। फिर एक बात जो आदरणीय है हमारे रिटायर कर्नल साहब सोडी जी ने कही कि ये योजना को सरकार ने नहीं बनाया, इसको सेना ने बनाया है, सेना ने चिंतन किया है, मनन किया है और उसके बाद इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने सरकार को दिया है। सेना कोई पॉलिटिकल लोगों की नहीं है, सेना सिर्फ देश की सेना है। उसको कोई मतलब नहीं होता कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, देश का मुख्यमंत्री कौन हो,
वो तो इससे भी जनता है कि मेरी देश की सीमा पर कोई किसी की आंख नहीं आए और वो मरते वक्त भी तिरंगे को नीचे नहीं गिरने देता। मैं तो सम्मान करता हूँ। ऐसे लोगों को तैयार करने का यदि काम कर रही है तो मुझे लगता है कांग्रेस को तो कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए, युवाओं को भ्रमित करने का काम बिल्कुल नहीं करना। आलोक जी, ये सवाल जो है सोडी साहब से लेते हैं कि सेना को कितना बिल मिलेगा अग्निवीरों से, क्योंकि ये बात सामने आना चाहिए जनता के सामने, क्योंकि जनता या तो युवा समझ नहीं पा रहे हैं, समझाने में कहीं कमी रह रही है। सोडी साहब, आपका क्या मानना है, कितना बल मिलेगा सेना को यदि अग्निवीर जुड़ते हैं इतने 4 साल के लिए? देखिए, जब ये अग्निवीर सेना में आएंगे, सेना को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि सेना में अनुभव भी चाहिए और जोश और जज्बा भी चाहिए। दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा अमित जी। 1971 में एक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल थे, जो अपनी ट्रेनिंग करके नए नए ऑफिसर बने। उनके पास अनुभव नहीं था। तभी पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गया और खेत्रपाल साहब को बॉर्डर पे भेजा गया। अरुण खेत्रपाल साहब ने पाकिस्तानियों का डट के मुकाबला किया और उसमें उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए, और उससे उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब अरुण खेत्रपाल साहब के पास अनुभव नहीं था, लेकिन उनके पास क्या था? जोश, जज्बा और जुनून। इस स्कीम आने से, जब ये स्कीम पूरी रोल आउट हो जाएगी, तो एक वक्त आएगा कि जो सेक्शन होता है वो इन्फेंट्री बटालियन का सबसे छोटी इकाई होती है जो कि लड़ाई करती है। एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। 10 जवान में से 3 वो जवान होंगे जो कि स्थायी वाले होंगे, जिनके पास अनुभव होगा। 7 जवान अग्निवीर होंगे जिनके पास जोश, जज्बा, जुनून होगा। तो कुल मिलाके फौज को फायदा होगा, क्योंकि जो ये अग्निवीर होंगे उनकी एज प्रोफाइल कम होगी, और फौज की कई पोस्टिंग्स होती हैं जो बहुत ही टफ इलाके में होती हैं। जब फौज युद्ध के लिए जाती है तो वहां पे फिजिकल फिटनेस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस केस में ये जो अग्निवीर आएंगे, उससे फौज की कॉम्बैट पोटेंशियल में इजाफा होगा। बिल्कुल। ये अरविंद नेताम साहब से मेरा सवाल है, ये बताएं कि जैसे सोडी साहब ने कहा कि 1989 से योजना पे काम चल रहा था, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो कहीं इसमें आपको कमी दिखती है? पूरी योजना है, अग्निपथ योजना है, आपको लगता है कहीं कमी है इसमें? मेजर साहब ने जो भी बात कही, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि ये योजना घोषणा करने के बाद बहुत से रिटायर्ड जनरल लोगों ने या फिर आर्मी अफसरों ने इसके पक्ष में नहीं बोला, इसके खिलाफ बोला। तो हम सभी के एक सामान्य आदमी तो यही समझता है ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होगा। तो इसको आप अपने ढंग से डिपेंड कर रहे हैं और आप ही के जमात के जो अफसर, रिटायर्ड अफसर हैं, वो इस ढंग से करते हैं, तो एक सामान्य नागरिक के लिए तो बड़ा मुश्किल है। पर सवाल यह है कि यहाँ जो अवर की बात कहा जा रहा है, 4 साल बहुत कम होता है आर्मी में या कोई भी डिफेंस में जाने में। मेरे परिवार के लोग भी रहे हैं आर्मी में, मैं जानता हूँ कि 4 साल बहुत कम होता है। 4 साल तो देखते देखते निकल जाएगा और उसको कोई यानी अनुभव कितना होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता। पर ये जो बात कहा जा रहा है और उनको कोई सिक्योरिटी या गारंटी भविष्य की नहीं है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो स्वाभाविक है कि ये जो नई पीढ़ी को कहीं ना कहीं इस बात को शंका तो है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले जितने रिक्रूट के प्रोसेस हुए हैं इस देश में, चाहे रेलवे में हो, किसी भी विभाग में, कोविड के कारण सब पेंडिंग में रख दिए गए। पहले भारत सरकार को उनको क्लियर करना चाहिए ताकि विश्वास नई पीढ़ी के नौजवान लड़कों में या साथियों में विश्वास सरकार में हो जाए, तभी आखिर बिहार में उपद्रव या जो भी हुआ है उसके पीछे यही है कि पिछला पेंडिंग में डाल दिए और फिर नए शुरू से कर रहे हैं। तो एक जो बेरोजगार नौजवान है जो बदल कर रहा है, उनके परिवार परेशान है। तो ऐसी स्थिति में मेरा कहना है मैं भारत सरकार को नई पीढ़ी के मनोज्ञान को भी बहुत सोच के समझ के करना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने अपना काम किया, पर ये सरकार का काम है कि बहुत से इश्यूज को, मुद्दों को ध्यान में रख करके इसमें डिस्कस करना चाहिए और इसको ज्यादा प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकल नहीं है और बहुत लिमिटेड समय के लिए है और बहुत कम अवसर इनको मिलेगा अपने लाइफ में काम करने का। बिल्कुल। आलोक जी, एक सवाल यह है, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अरविंद जी ने कहा
इस पे कुछ सवाल उठाए हैं। आज अरविंद केजरीवाल भी कुछ इस तरह बोल रहे थे कि जो विधायक है, यदि विधायक एक दिन भी विधायक रहता है तो उनको पेंशन मिलती है, और जो यदि 4 साल कोई सेना में रहता है और वो यदि वो सेना में रहने के बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलेगी, तो इस तरह से कहीं विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि जिस तरह का हम दृश्य खड़ा करेंगे, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि है। हमको पूरे राष्ट्र की तरफ से देखते हुए, राष्ट्रभक्ति की तरफ देखते हुए आने वाले कल का भी तो हमको विचार करना चाहिए। यदि हमने कभी कोई योजना को शुरुआत ही नहीं करी और सब हम किंतु और परंतु लगाते रह गए, तो योजना कभी प्रारंभ नहीं होने वाली है। आने वाले कल में हमारे ये युवा, एक इंग्लिश में कहावत है, एनवायरमेंट मेक्स द मैन, वातावरण ही मनुष्य का निर्माण करता है। एक यदि अच्छा वातावरण बन रहा है, राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्ति का उसमें दिखाई जा रही है, तो यदि मैं पुरानी बातों को करूंगा तो कांग्रेस की ही सरकारें लंबे समाज देश में रही है। बेरोजगारी का जनक कौन है, सारी दुनिया जानती है। सिर्फ मैं और मेरे पेट भर लो, आज इतना बड़ा हमारे सामने उदाहरण हम दिख रहा है, मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन वस्तुतः यदि हमारे कार्यकर्ता, युवा वर्ग, जिसको आज जिसकी ताकत को हमने आग लगाने में लगा दिया, यदि ये ताकत जो है यदि राष्ट्र की भक्ति में खड़ी होगी, राष्ट्र की सेवा के लिए खड़ी होगी, कौन कहता है कि साहब 4 साल में आप यदि पूरी योजना को पढ़ो, इन बिटवीन यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है अग्निवीर की, तो उसको 25 लाख रुपए सरकार देने वाली है। और जो बीच का जो सेशन है, छोटी जी बता देंगे, आपने तो बनाई है इस योजना को, वो पैसा भी इसको दिया जाएगा। देखिए, आज बेरोजगार घर में खड़ा हुआ है, इसलिए वो सड़कों पर है, लेकिन वही बेरोजगार यदि देश की सेवा में खड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा, देश को भी आगे बढ़ाएगा। कुल मिलाकर सामाजिक समरसता की बात जो आदरणीय सोडी जी ने कही, मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हम कब तक लड़ते रहेंगे हिंदू मुस्लिम में, हम कब तक लड़ते रहेंगे जातियों में। आज यदि वो हमारा युवा यदि देश की रक्षा के लिए खड़ा रहे तो वहां जाकर भूल जाता है। क्योंकि मैं क्रिकेट के मैच का उदाहरण दे रहा हूँ, वहां पर जब हमारा खिलाड़ी होता है वहां भूल जाता है कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, वो तिरंगे को खड़ा करता है। दूसरी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक कोई हम यदि सेना से जुड़ी पिक्चर देखते हैं तो स्वतः अंदर से हमारे जय हिंद का नारा लगता है, भारत माता की जय का नारा लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि वातावरण को बिगाड़ने का काम करेंगे, हम यदि नेगेटिविटी फैलाने का काम करेंगे, तो सकारात्मक कैसे पैदा होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, राजनीति करिए, बहुत अच्छी राजनीति करिए, लेकिन राष्ट्र से जुड़े विषयों पर कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, सबको समझाने की आवश्यकता है। आलोक जी, एक इससे जुड़ा आपने कहा इतना उपद्रव हुआ, बिहार में हुआ, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हुआ, आखिर भारत बंद के पीछे है कौन? मतलब इसके पीछे कोई ऐसा नाम, ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई बड़ा चेहरा अभी सामने आया नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्दे के पीछे रहते हैं और अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। उन गरीब बच्चों को उनको झोंक देते हैं, कई लोग उसमें उनके परिवार ही बर्बाद हो जाते हैं, कई लोग अपनी जानें खो देते हैं। लेकिन वो पर्दे के पीछे के लोग अपना हेतु सिद्ध करते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, पैसा बांटते हैं। सीए का उदाहरण हमारे सामने है, दिल्ली में कितने दिन चला, क्या हुआ। कहीं ना कहीं राष्ट्र से जुड़े उन मुद्दों को लेकर ये भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, धीमे धीमे उनकी कलई खुलने लगती है। मैं तो प्रधानमंत्री जी की वो बात याद करता हूँ जिसके बारे में आदरणीय नेताम जी ने कहा, उन्होंने कितनी सुंदर बात कही थी कि किसानों के हित में ये कानून लाया हूं और राष्ट्र हित में उसको वापस ले रहा हूं, क्योंकि उनको बता दिया गया था इंटेलिजेंस ने कि देश में क्या घटने वाला है, कितने निर्दोषों की जान जाने वाली है। इसलिए वो कानून वापस लिए कि मेरे देश के वो निर्दोष लोग ना मारे जाएं। मैं इस बात को जिम्मेदारी से बोलता हूँ। कहीं ना कहीं वो ताकतें, देश विरोधी ताकतें, वो आज जीवित हैं, पर्दे के पीछे आती हैं, पर्दे के सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं है। और वो तथाकथित राजनीतिक जो अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, वो इस विषय को खेलकर अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं। और इसलिए अमित जी, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों के चेहरे उजागर होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मजबूत खंबा आप भी हो। बिल्कुल। अरविंद साहब, ये पूछना चाहेंगे कि किसी तरह इंटेलिजेंस फेलियर्स आपको समझ में आ रहा है? इतना जरा उपद्रव हो जाता है, ट्रेनों में आग लगाई जाती है, जनता परेशान हो रही, कोई आपको लगता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है? निश्चित है, फेलियर तो है ही। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि युवाओं की जो अनुज्ञान है, मूड है, को लॉन्च करते हो तो कम से कम इससे पहले थोड़ा सा इसको भी एसेस कर लेना चाहिए। जैसे मैं बिहार को उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि पहले भी बिहार और यूपी में हुआ है रेलवे को लेकर के, रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर के। तो ये ऐसे लॉन्च करने से पहले इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल में सोडी जी से लेना चाहूँगा। फ्रस्ट्रेशन है, युवकों में फ्रस्ट्रेशन है, उसका ये बहुत बड़ा कारण। सोडी साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से तीनों सेना के अध्यक्ष लगे हुए हैं इस पूरी योजना को सफल बनाने के लिए, आपको लगता है कि ये युवा जो है समझ जाएंगे इन बातों को?
बिल्कुल अमित जी, मेरे को पूरा भरोसा अपने युवाओं पे, अपने आर्मी नेवी एयरफोर्स के जनरल्स पे, जैसे वो जगह जगह पे जाके समझा रहे हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू इंटरव्यूज दे रहे हैं और समझा रहे हैं। मेरे को उम्मीद है कि युवा आज नहीं तो कल जरूर समझेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये देश की संपत्ति बर्बाद मत करिए, वायलेंट तरीका मत यूज करिए। आपका डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन आप शांति प्रिय करिए, क्योंकि हमारे देश की संपत्ति को तो नुकसान होता ही है, प्लस हमारे देश की जो छवि है वो राष्ट्रीय स्तर पे खराब होती है। अगर किसी युवा को इस तरह के प्रोटेस्ट से, उपद्रव से देश की छवि खराब होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात सामने आई है कि सरकार को भी युवाओं से भी एक बार बात करनी चाहिए, जैसे सेना भी कर रही है। नेतान साहब ने भी कहा कि पहले सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इस तरह की कोशिश भी करने की जरूरत है। आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में।